वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 17 फरवरी 2022 और 17 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको मेरे करंट अफेयर के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो मरु महोत्सव है इसका आयोजन 4 दिनों के लिए 13 से 16 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अब ये जो मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव इसका क्या मतलब है? तो इस बार इसका नाम क्या रखा गया है? उम्मीदों की उड़ान। इसका नाम रखा है इस बार उम्मीदों की उड़ान। उम्मीदों की उड़ान ये इसका इस बार नाम रखा गया है। और ये मरु महोत्सव जो है ये 1979 में पहली बार 1979 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कौन से बल शामिल है? तो इसमें शामिल है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इसमें शामिल होता है। तो ये इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो आप लोग को याद रखना है कि मरु महोत्सव का इस बार नाम रखा है उम्मीदों की उड़ान। 1979 में ये पहली बार शुरू किया गया था और इसमें जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इसमें शामिल है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और भी देखते हैं। जैसे कि अगर ये तो मरु महोत्सव था, बट अगर ये पूछे कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर, तो वो भी राजस्थान में ही, राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी, काजरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काजरी का मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड लिख भी देती हूं, सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो वो भी जोधपुर में। याद रखिएगा, जोधपुर में काजरी का जो है सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है वो आयोजन जोधपुर में किया है। ये भी याद रखिएगा। लोसर फेस्टिवल, लोसर महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये लद्दाख में। ये भी याद रखिएगा। लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया है। और एक और है फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल। हाल ही में इसे जीआई टैग भी मिला है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कचाई लेमन फेस्टिवल, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है इसे, कचाई लेमन फेस्टिवल को। ये कहां पर मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर याद रखिएगा। इसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसे भी हाल ही में जीआई टैग में जो इसे शामिल किया गया है, इसे जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ का है? ये है मणिपुर का। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी कहती हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14 फरवरी 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है? विनीत जोशी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये याद रखिएगा। और ये जो सीबीएसई है ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और अभी हमारे वर्तमान में शिक्षा जो मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी याद रखिएगा, वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ये जो शिक्षा है ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची के अंदर आती है शिक्षा, समवर्ती सूची के अंदर आता है।
तो ये भी याद रखिएगा कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है और अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है विनीत जोशी को। और अगर ये RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये कौन सा अधिनियम है, तो ये है 2009 का अधिनियम है, 2009 का अधिनियम है राइट टू एजुकेशन। और ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। और ये अधिनियम कब का है, ये अधिनियम है 2009 का अधिनियम है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगी, जैसे कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में है, तो वो है 21A। याद रखिएगा वो है 21A में। और कौन से संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है, शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार है, इसे किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब अगर ये क्वेश्चन जो पूछे कि जो शिक्षा है एजुकेशन, शिक्षा एजुकेशन, शिक्षा को राज्य से निकालकर, शिक्षा को राज्य से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया, शिक्षा को राज्य से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया, तो किस संविधान संशोधन से, तो वो याद रखिएगा वो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति जो है वो किस समिति की सिफारिश पर तैयार हुई है, तो वो कस्तूरी रंगन समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो नई शिक्षा नीति है उस समिति को तैयार किया गया है, तो याद रखिएगा। और कौन से फॉर्मूला पे जो नई शिक्षा नीति है उसका फॉर्मूला क्या है, तो 10+2 की जगह पर क्या हो गया है, 10+2 की जगह पर 5+3+3+4, ये जो है ये नया फॉर्मूला है। 10+2 की जगह पर किसे रखा गया है, 5+3+3+4, ये इसका नया फार्मूला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, जो बच्चों में होता है कैंसर, उसका प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, तो 2002 से अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है वो शुरू हुआ है। और इस बार इसकी थीम क्या है, याद रखिएगा, इस बार जो इसकी थीम है वो है बेहतर जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा, ये इस बार की थीम है, बेहतर जीवन रक्षा, याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस अभी मनाया गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अंतरराष्ट्रीय जो कैंसर दिवस है वो कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 4 फरवरी को। 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस जो है वो मनाया गया है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ये इसका राइट आंसर 15 फरवरी। तो अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है एंड प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। अब एक पॉइंट और है कि जो कैंसर है ये क्या है, कैंसर क्या है, ना तो ये जीवाणु है, ना ये वायरस है, ना ये कवक से होता है। तो ये क्या है, ये क्या करता है कि जो कोशिका है, जो कोशिका है, जो सेल है,
कोशिकाओं में क्या करता है, कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि करना। कोशिकाओं में तो वृद्धि होती ही है, बट ये क्या करता है, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। जो कैंसर है वो क्या करता है, कोशिकाओं की सेल की संख्या में अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड वृद्धि करता है, उसी को क्या कहते हैं, कैंसर। तो याद रखिएगा, कैंसर जो है वो सेल, कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड जो है वो वृद्धि करता है। इतनी सारी बात याद रखिएगा। और एक जो होप एक्सप्रेस है, होप एक्सप्रेस, ये जो है प्रारंभ हुई थी, तो इसको किसने प्रारंभ किया, इसको प्रारंभ किया था महाराष्ट्र सरकार ने। ये करंट का क्वेश्चन है। इसको होप एक्सप्रेस को महाराष्ट्र की सरकार ने जो है स्टार्ट किया था, किस लिए, कैंसर की रोकथाम, जो कैंसर है उसकी रोकथाम के लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट किया था। ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। 15 फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया। वे कौन थे, तो वो क्या थे, वो एक गायक थे। आप सबको पता है कि जो बप्पी लाहिड़ी जो है उनका जो निधन हो गया 15 फरवरी 2022 को, और वो क्या थे, तो वो एक गायक थे। याद रखिएगा, वो एक फेमस संगीतकार थे, और इनको जो है गोल्डन मैन के लिए भी ये जो है बप्पी लाहिड़ी, ये गोल्डन मैन के लिए भी जाने जाते हैं, गोल्डन मैन के लिए भी जाने जाते हैं। और अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है 92 ईयर की एज में। तो वो भी आपको मैंने पढ़ाया था कि उनको 2001 का, याद रखिएगा, 2001 का भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें जो है 2001 में मिला है। तो बप्पी लाहिड़ी जी का निधन हो गया 69 उम्र में, 69 एज में इनका निधन हो गया है, और ये एक गायक थे। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और कल भी मैंने आपको बताया था पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे, ये एक फेमस कथक थे। ये एक कथक के लिए जाने जाते थे, और इनका जन्म कहां पर हुआ, इनका जन्म हुआ लखनऊ में। इनका जो जन्म है वो लखनऊ में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में सोनू निगम जी को, सोनू निगम, ये भी याद रखिएगा, सोनू निगम को अभी हाल ही में एक अवार्ड, एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन सा पुरस्कार है, तो वो है पद्मश्री। याद रखिएगा, पद्मश्री। अगर ऑप्शन में जैसे सोनू नूद या सोनू निगम आया, तो आपको सोनू निगम ही सही करना है। सोनू निगम जी को हाल ही में अभी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। अब कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि जैसे ग्रेमी अवार्ड जो है ये किससे संबंधित है। फिर पूछता है कि जो पुलित्जर अवार्ड है, पुलित्जर जो अवार्ड है ये किससे संबंधित है। फिर एक और आता है प्रित्जर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ प्रित्जर, ये नाम याद रखिएगा। प्रित्जर अवार्ड ये किससे संबंधित है, तो जो ग्रेमी अवार्ड है ये तो संबंधित है संगीत से, इसका संबंध है संगीत से। और जो पुलित्जर अवार्ड है इसका संबंध है पत्रकारिता, इससे इसका संबंध है पुलित्जर का। और जो प्रित्जर अवार्ड है इसका संबंध है आर्किटेक्चर, शिल्पकला, वास्तुकला, आर्किटेक्चर से इसका संबंध है। तो ये जो नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ग्रेमी अवार्ड संगीत से संबंधित है, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता से संबंधित है, प्रित्जर अवार्ड जो है वो शिल्पकला से संबंधित है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। 16 फरवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया है, तो वो किसने किया है, तो ये किया है, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीड योजना का शुभारंभ किया है। और ये जो किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये जो सीड है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो आता है सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा।
अब चलिए हम सीड के बारे में इसका देखते हैं। जो सीड का मतलब है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS। इसका मैं आपको लिख के बता रही हूं। सीड का मैं इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS। यहां पे लिख के बता रही हूं DNTS, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये 5 सालों के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और ये जो DNTS है इसका क्या मतलब होता है, ये आपको बता रही हूं मैं। ये जो DNTS इसका मतलब होता है कि डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। याद रखिएगा, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, ये इसका मतलब हुआ। DNTS का मतलब है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर अधिसूचित खानाबदोश या फिर अर्ध घुमंतु समुदाय। इसका मतलब हुआ गैर अधिसूचित खानाबदोश या फिर अर्ध घुमंतु समुदाय। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये अभी वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, तो ये हैं सामाजिक न्याय मंत्री। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसी सीड के द्वारा क्या क्या चीजें उपलब्ध की जाएंगी, तो वो किया जाएगा कोचिंग की सुविधा, मकान के लिए सहायता उपलब्ध कराना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, वो सब सीड के द्वारा जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका जो उल्लेख है वो संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर है, तो वो है 338 के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का जो उल्लेख है वो 338 अनुच्छेद में किया गया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ये अनुसूचित जनजाति आयोग है, और अगर ये पूछे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है 338। ये भी आप याद रखिएगा, ये 338 में संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी याद रखिएगा। एंड जो 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है OBC पिछड़े आयोग से इसका संबंध है 102वां संविधान संशोधन का। और अभी तक भारत में कितने संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो हो चुके हैं, तो वो हो चुके हैं 105 हो चुके हैं अभी तक। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को, और ये सारे जो फैक्ट बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, लस्सा बुखार के संदर्भ में कौन सा संदर्भ सही है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये जो लस्सा बुखार है ये किससे होता है, ये होता है वायरस से। लस्सा बुखार जो है ये वायरस से होता है, और इसको फैलाने वाला वाहक कौन है, तो वो है चूहा के द्वारा ये फैलता है। और सबसे पहले इसको लस्सा बुखार को 1969 में देखा गया था। कहाँ पर, लासा में। 1969 में इसको नाइजीरिया का एक क्षेत्र है लासा, वहां पर इसको देखा गया है। और अभी हाल ही में अभी इंग्लैंड में जो है डेथ हुई है इसी से, लस्सा बुखार से अभी इंग्लैंड में, याद रखिएगा, लस्सा बुखार से अभी इंग्लैंड में जो है वो डेथ हुई है। और इसका संबंध किससे है, तो ये जो लस्सा बुखार है इससे क्या होता है, इससे
इससे बुखार, सांस लेने में तकलीफ और 2 सप्ताह में ही 2 वीक्स में ही जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। तो याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। इससे पहली बार अभी मैंने आपको बताया 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया। यह बुखार जो है वो चूहों द्वारा फैलता है। तो सारे आंसर सही हैं, सारे ऑप्शन। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में इंग्लैंड में जो है मौतें हुई हैं इसी लस्सा बुखार से। चलिए अब कुछ फैक्ट भी देखते हैं। जैसे कि जो वो काली मौत है, काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत, काली मौत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लेग। काली मौत जो है वो प्लेग को कहा जाता है, प्लेग। ये भी जो है चूहों के द्वारा ही फैलता है। और जो ये प्लेग है ये क्या है? एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया से होता है। जो प्लेग है ये एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया से होता है, जिसे क्या कहते हैं? काली मौत। और ये भी चूहों के द्वारा ही फैलता है। अब एक रोग के भी बारे में बताना चाहूंगी, जो धनुष टंकार रोग है। धनुष टंकार जो रोग है वो किसे कहा जाता है? तो वो जो है टिटेनस। टिटेनस को क्या कहते हैं? टिटेनस को धनुष टंकार रोग कहा जाता है। और ये भी किससे फैलता है? तो ये भी जीवाणु बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोफोबिया ये किसे कहा जाता है? तो ये हाइड्रो जो फोबिया है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रेबीज। रेबीज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। मतलब पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना। और ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेबीज को। और रेबीज को कहा जाता है। और रेबीज जो किस वायरस से होता है? तो ये होता है रेहेब्डो वायरस। याद रखिएगा, रेहेब्डो वायरस। रेहेब्डो वायरस से क्या होता है? रेबीज कुत्ते के काटने के कारण होता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत जो है 21 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 की जो है वो मेजबानी कर रहा है। और ये कौन से नंबर का है? ये है 21 नंबर का है ये। और इसे कौन सी संस्था के द्वारा ये हो रहा है? तो वो हो रहा है टेरी संस्था के द्वारा इसका जो है वो आयोजन किया जा रहा है। टेरी नाम याद रखिएगा, टेरी संस्था के द्वारा। मतलब द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके द्वारा एक मैनिफेस्टो भी जो है, घोषणा पत्र भी जारी हुआ है इसमें। वो कौन सा है मैनिफेस्टो? तो वो है द एक्ट फॉर अर्थ। इसी के द्वारा जो ये विकास वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, इसके द्वारा जो एक घोषणा पत्र, जो एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें क्या है? उसमें एक्ट फॉर अर्थ। तो ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर भारत जो है अभी इसकी मेजबानी कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे कि जो 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, 1972 में एक सम्मेलन हुआ था सतत विकास से जो संबंधित है। सतत मतलब सस्टेनेबल, जहां पे भी सतत आ गया इसका मतलब हुआ कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसका विकास। तो 1972 में एक जो सतत विकास पे सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था स्टॉकहोम, जो कि कहां पर है? स्वीडन के अंदर है। तो स्टॉकहोम में सतत विकास पर जो पहला सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1972। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब कुछ जो एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूं कि भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो रखा है? तो वो रखा है 2070। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2070 तक भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का जो है लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा। और अगर ये पूछे कि पहला जो है वो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ?
तो वो हुआ था 1992 में। 1992 में रियो के अंदर हुआ था, रियो में, रियो ब्राजील में एक रियो है, वहीं पर 1992 में रियो के अंदर जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, 1992 में, याद रखिएगा इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है? कला रामचंद्रन को आईपीएस अधिकारी जो है गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है, वहां की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो इन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो किसे किया गया है? कला रामचंद्रन को। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और किरण बेदी जो है पहली आईपीएस अधिकारी हैं, पहली महिला आईपीएस अधिकारी वो किरण बेदी हैं। उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? वो है फियरलेस। ये बुक का नाम याद रखिएगा, फियरलेस गवर्नेंस। ये किसकी बुक है? तो ये है डॉक्टर किरण बेदी की। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अभी गुरुग्राम में जो चीजें अभी हाल ही में स्टार्ट हुई हैं, जो खोला गया है, वो मैं आपको बता रही हूं कि भारत का पहला हेली हब, याद रखिएगा, हेली हब जो है ये कहाँ खोला जा रहा है? तो ये भी खोला जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब जो है ये खोला जा रहा है। और गुरुग्राम हरियाणा में ही ग्रेन एटीएम, याद रखिएगा, ग्रेन एटीएम ये भी कहां पर खोला जा रहा है? ये भी गुरुग्राम हरियाणा में, ये भी याद रखिएगा। इतनी सारी पॉइंट। और एक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका भी है गुरुग्राम, याद रखिएगा। और गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर कला रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 9। देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी से है? तो वो किससे है? तो ये है जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से देविका नदी परियोजना का जो है संबंध है। और ये जो परियोजना है ये क्या करेगी? ये घाटों का निर्माण करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना, ये इस परियोजना का उद्देश्य है कि घाटों का निर्माण करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना। और ये जो देविका नदी है ये गंगा नदी की ही तरह ये भी पवित्र नदी है। और ये देविका नदी जो है ये रावी नदी से जाकर मिलती है, रावी नदी में विलय हो जाता है इसका। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो ये इसका राइट आंसर है, आप याद रखिएगा। अभी जम्मू कश्मीर में कुछ बांध है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सलाल बांध, सलाल हो गया, बगलीहार, ये सारे नाम याद रखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सलाल, बगलीहार, पकलडुम, सलाल, बगलीहार, पकलडुम, रैटल और दुलहस्ती, ये सब किस नदी पर है? तो ये सब याद रखिएगा आप, ये दुलहस्ती, ये सब जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और ये चेनाब नदी पर है। तो याद रखिएगा, बगलीहार, दुलहस्ती, पकलडुम, रैटल, सलाल जो है ये चेनाब नदी पर ये परियोजना स्थित है। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का जो सबसे ऊंचा जो है रेल पुल, ये कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में। और ये भी किस नदी पर? चेनाब नदी पर। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक जो और परियोजना है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये भी याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये दोनों परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, झेलम नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10।
हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो कौन सा देश है? वो है इजराइल। इजराइल जो है वो नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये जो ड्रोन है ये कौन सा है? ये हर्मिस स्टील लाइनर की अनुमति दी है। इस ड्रोन के द्वारा, याद रखिएगा, हर्मिस स्टील लाइनर की अनुमति दी गई है। और ये इजराइल जो है पहला देश बन गया है। और इस ड्रोन के द्वारा क्या होगा? तो इस ड्रोन के द्वारा पर्यावरण एनवायरमेंट कृषि क्षेत्र में, पर्यावरण में काम करेगा, कृषि क्षेत्र में काम करेगा और अपराध को रोकने में भी इससे इसका काम होगा। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो पहला देश कौन बन गया है? तो वो है इसका राइट आंसर इजराइल। इजराइल जो है इसका राइट आंसर है। अब कुछ दो एक पॉइंट देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एरो 3, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो एरो 3 है, एरो 3, याद रखिएगा, एरो 3 क्या है? तो ये क्या है? ये एक एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल है। याद रखिएगा, एरो 3 क्या है? एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और ये कहाँ का है? तो ये है इजराइल का। ये इजराइल का है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या है? एरो 3। और ये कहाँ का है? इजराइल का है। याद रखिएगा। और इजराइल का जो संसद है, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के संसद का क्या नाम है? याद रखिएगा, इसका नाम है नेसेट। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। याद रखिएगा। और एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि जो काला सागर है, काला सागर, ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है। काला सागर और ओजेव सागर, काला सागर और ओजेव सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो जोड़ती है कर्च की जल संधि। याद रखिएगा, काला सागर और ओजेव सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो जोड़ती है कर्च की जल संधि। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो ये था करंट अफेयर का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित रूप में मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।